हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए सेशन में। साथियों, अपनी कल चर्चा हो गई थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। तो आगे की कार्रवाई के अनुसार अपनी शक्ति आती है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। तो साथियों, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले बात करेंगे आर्टिकल 117 की। आर्टिकल 117। साथियों, अनुच्छेद 117 में क्या प्रावधान है? 117 में प्रावधान है कि जो अपना धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही केवल लोकसभा में भी पेश किया जाता है। ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। साथ ही इसका प्रमाण पत्र किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। तो बात करते हैं धन विधेयक राष्ट्रपति की। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है तथा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथियों, अगर वित्तीय शक्तियों के बारे में अपन पहला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 117, उसके अंतर्गत प्रावधान है कि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेकर और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। प्रमाण पत्र कैसे? कि साथियों की जो ये कागज पेश हुआ है ना लोकसभा में, ये कागज क्या है? तो ये है धन विधेयक। किसके द्वारा प्रमाण किया जाएगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाण किया जाएगा। ये तो हो गई साथियों अपनी अनुच्छेद 117 की बात। अगर दूसरी बात करते हैं तो आर्टिकल 112 की बात करेंगे। इसमें क्या प्रावधान है? साथियों, अनुच्छेद 112 में प्रावधान है कि जो संसद के अंतर्गत प्रतिवर्ष जो बजट पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति की सहमति से ही पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति से ही राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाएगा। ये हो गई साथियों अपने अनुच्छेद 112 की बात। अगर आगे की चर्चा का देखते हैं तो आर्टिकल 267 की बात करेंगे अब। साथियों, 267 के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि जो देश की आकस्मिक निधि होती है ना, उसका नियंत्रण राष्ट्रपति के पास में होता है। उसका प्रयोग कब करेगा? जब देश में कोई आपात की स्थिति होगी। देश की आकस्मिक निधि का नियंत्रण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जिसका प्रयोग आपात की स्थिति में किया। आपात या संकट की स्थिति में किया जाएगा। साथियों, अनुच्छेद 267
ये कहता है कि देश की जो आकस्मिक निधि है उसका नियंत्रण राष्ट्रपति के पास में होगा एवं उसका प्रयोग जब देश में कोई भी संकट की स्थिति होगी, हाँ भाई देश में अब अकाल पड़ गया, कंगाली आ गई, तो उस निधि का प्रयोग कब, आकस्मिक निधि का प्रयोग उस समय किया जाएगा। ये अपना अनुच्छेद 267 कहता है। अगर साथियों अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल 148 जिसकी अपन पहले भी ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसके अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 148 के अनुसार सीएजी कंट्रोलर, सीएजी इसकी फुल फॉर्म साथियों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये साथियों अपने बात करें तो जो अपना देश है ना, सीएजी अपने देश का प्रथम वित्तीय अधिकारी होता है। इसका काम क्या होता है कि जो सरकारी बैंक खाते हैं उन पर नजरें बनाए के रखना, हाँ भाई पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। इसके साथ ही अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में चर्चा कर रहे थे। फिर क्या करेगा ये उनकी रिपोर्ट बनाएगा, सरकारी बैंक खातों की रिपोर्ट बनाएगा, सरकार के बैंक खातों की। वो किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा, सीएजी राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति उन्हें संसद में रखवाता है और जो लोक लेखा समिति है उनका क्या करती है, सर्वेक्षण करती है। सीएजी इसका कार्य क्या होता है, सरकारी खातों की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष पेश करना। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा एवं राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। फिर क्या होता है, लोक लेखा समिति के द्वारा इसका लोक लेखा के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जाता है। साथियों अभी तक अपने चर्चा की राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में, तो इसी संदर्भ में अपने चर्चा की 117। तो 117 में प्रावधान है कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, धन विधेयक पहली बात तो ये पारित कहाँ, ये पेश कहाँ किया जाता है, तो साथियों धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है। किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। इसका प्रमाण पत्र लोकसभा अध्यक्ष है ना, वो इसका प्रमाण पत्र देता है। दूसरी चर्चा की अनुच्छेद 112 में, 112 में क्या उल्लेख किया गया है कि 112 में राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में क्या बजट पेश किया जाएगा, यह अनुच्छेद 112 कहता है। अगर आगे के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो 267, तो साथियों 267 के अंतर्गत जो देश की आकस्मिक निधि है उनका नियंत्रण राष्ट्रपति के पास में होगा और उनका प्रयोग संकट की स्थिति में किया जाएगा। अगर इसी संदर्भ में बात करते हैं 148 में सीएजी की नियुक्ति की जाती है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। इसका कार्य क्या होता है, सरकार के खातों की निगरानी रखना एवं रिपोर्ट पेश करके राष्ट्रपति को भिजवाना। राष्ट्रपति संसद में रखवाता है और फिर संसद के अंतर्गत जो लोक लेखा समिति है उनके द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जाता है कि जो कार्य हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो हो गई साथियों अपनी अनुच्छेद 148 की। इसी संदर्भ में बात करेंगे, एक और अनुच्छेद बच रहा है अभी वित्तीय शक्तियों के बारे में, तो वो साथियों आर्टिकल 280 है। नीचे नहीं दिखेगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 इसमें क्या है कि जो अपना विधि आयोग है ना, विधि आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाती है। विधि नहीं साथियों, वित्त आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाती है। वित्त आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को
रिपोर्ट भेजी जाती है, भेजी जाती है, जिसे राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। ये अपना अनुच्छेद 280 हो गया। साथियों 280 में क्या प्रावधान है कि जो वित्त आयोग है उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को भिजवाई जाती है और राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाता है। ये साथियों अपना कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 280 हो गया। ये अपनी टोटल चर्चा हो गई किसके बारे में, वित्तीय शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। अगर साथियों अगर आगे की चर्चा करें तो राष्ट्रपति की आगे की शक्तियों के बारे में देखते हैं, वो है न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्ति आएगी साथियों, न्यायिक शक्ति। अगर न्यायिक शक्ति का प्रावधान देखते हैं तो अनुच्छेद 73 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 73 क्या कहता है, समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति। साथियों पहली बात तो यह है कि ये समाधान वाली शक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो ये साथियों यह प्रावधान एक तो जो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरी बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। साथियों ये जो अपना न्यायिक वाला परामर्श है ये कहाँ से लिया गया है, एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से, दूसरा लिया गया आयरलैंड के संविधान से। एक तो ये होती क्या है, जैसे न्यायपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है, न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनवा दी, तो वो अंतिम तौर पर कहाँ, राष्ट्रपति के पास में दया याचिका भेजेगा, जिसको मर्सी पिटीशन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा उस संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। क्या हुआ, न्यायपालिका की सजा को, न्यायपालिका के द्वारा सुनाई गई सजा के संदर्भ में दोषी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति के पास में दया याचिका भिजवाई जाती है, याचिका पेश की जाती है। साथियों अभी चर्चा की क्या, न्यायपालिका किसी व्यक्ति को अगर सजा सुनाई जाती है तो वह व्यक्ति अपना राष्ट्रपति के पास में एक दया याचिका पेश कर सकता है। उसके अनुसार क्या प्रावधान है, दया याचिका पेश करेगा तो राष्ट्रपति को दया याचिका के संबंध में निम्न प्रावधानों के तहत शक्तियां प्राप्त है। तो उससे पहले चर्चा करते हैं कि ये जो दया याचिका है ना, इसके संदर्भ में राष्ट्रपति के पास में कोई भी समावधि के अंतर्गत उस पर निर्णय देने की वो नहीं है। राष्ट्रपति जब मन में चाहे तब निर्णय दे सकता है, कि बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति को 1 महीने के अंतर्गत ही इस याचिका पर कोई अपना फैसला देना पड़ेगा, अपना निर्णय देना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान अपने संविधान में नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि ये जो दया याचिका मर्सी पिटीशन लगाई जाती है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के सामने पेश होना भी कोई जरूरी नहीं है। ये अपने संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये बात हो गई साथियों न्यायपालिका के संदर्भ में जो दया याचिका है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से प्रावधानों के तहत माफ करने का वो है प्रावधान है। तो पहला देखते हैं समा, दूसरा बात करते हैं साथियों लघुकरण,
अगर तीसरा देखते हैं तो परिहार, और चौथा देखें तो विराम। साथियों सजा, सजा ये समा, पहला प्रावधान है समा का। तो इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति की सजा को पूर्ण रूप से माफ कर देना, राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति की पूर्ण रूप से सजा को माफ कर देना। और इसमें यही नहीं है कि सजा ही माफ होती है, बल्कि व्यक्ति उस कंडीशन में आ जाता है कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया हो। ये तो किसके अंतर्गत आता है, ये तो समा के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है लघुकरण, राष्ट्रपति के द्वारा वो सजा की प्रकृति के अंतर्गत परिवर्तन करना। प्रकृति में कैसे, जैसे किसी व्यक्ति को 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, तो राष्ट्रपति के द्वारा 1 साल की कठोर कारावास की सजा को 1 साल की साधारण कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये कौन सा, ये हो गया अपना लघुकरण। अगर तीसरी बात करते हैं साथियों परिहार, तो परिहार के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जैसे किसी व्यक्ति को 1 साल की कठोर सजा सुनाई गई है, परिहार की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति की सजा को कम कर देना, यानी 1 साल की कठोर कारावास को 6 महीने का कठोर कारावास करना। इसमें उसकी न्याय की भी सजा की प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया गया है। ये कौन सा हो गया, ये परिहार हो गया। और विराम की बात करते हैं साथियों, तो विराम के अंतर्गत किसी सजा का क्रियान्वयन चल रहा है ना, उसको स्थगित कर देना, ये विराम के अंतर्गत आता है साथियों। ये तो हो गई कौन सी, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा हो गई। अब साथियों अगर बात करते हैं आगे राष्ट्रपति की परामर्शीय शक्ति, परामर्शीय शक्ति, इसका उल्लेख कहाँ से है, तो अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख है परामर्शीय शक्तियों का। आर्टिकल 145 में इसका उल्लेख है। साथियों ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो अपने भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये कब का है, 1935 का अधिनियम, इसके अंतर्गत लिया गया परामर्श। साथियों परामर्श की शक्तियों के बारे में बात करते हैं, तो परामर्श के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन सा, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल फेडरल। साथियों परामर्शीय शक्तियों के संदर्भ में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रेसिडेंशियल फेडरल। इससे तात्पर्य परामर्शीय शक्तियों के संबंध में है साथियों, ये कौन सा, प्रेसिडेंशियल फेडरल। अगर बात करते हैं कि इस शब्द का प्रयोग अपने संविधान के अंतर्गत कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरी बात करते हैं कि जो परामर्शीय शक्तियां है उसके संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है, तो साथियों पहली तो बात करते हैं, अगर कोई साधारण विधेयक है, पहले तो बात करेंगे साधारण विधेयक की। अगर किसी साधारण विधेयक के संबंध में अगर राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जाता है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय अपनी इच्छा के अनुसार वो चाहता है कि इस संदर्भ में अगर मेरे को कोई बयान देना है या इस संदर्भ में मेरे को कोई राय देनी चाहिए राष्ट्रपति जी को, तो वह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। किस संदर्भ में, साधारण विधेयक के संबंध में। दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी चर्चा होगी साथियों संधि एवं समझौता, संधि एवं समझौता। साथियों साधारण विधेयक के संबंध में तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है, मना भी किया जा सकता है कि मैं इस संदर्भ में कोई भी अपने विचार साझा नहीं करना चाहता।
दूसरी बात करते हैं संधि और समझौता। अगर राष्ट्रपति के द्वारा संधि समझौते के संदर्भ में अगर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जाता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है कि इस संदर्भ में क्या वो अपने विचार प्रस्तुत करेगा, अपनी जो भी परामर्श है वो साझा करेगा किसके पास, साथ राष्ट्रपति के साथ। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है, सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है, बाध्यकारी होगा, इसमें बाध्यकारी नहीं होगा। इसमें बाध्यकारी नहीं होगा। यह साथियों किसके बारे में, राष्ट्रपति की परामर्श शक्तियों के बारे में चर्चा है। अब तक देखते हैं कि परामर्श शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कितनी बार मांगा गया है। तो साथियों ये 3 बार मांगा जा चुका है अभी तक। अगर बात करते हैं परामर्श, ये साथियों 3 बार मांगा जा चुका है। कौन कौन सा मामला, एक तो बेरूबाड़ी मामला, कौन सा, बेरूबाड़ी, एक तो बेरूबारी मामला। अगर साथियों दूसरी बात करते हैं तो दूसरा मामला है बाबरी मस्जिद विध्वंस। बाबरी मस्जिद विध्वंस। अगर तीसरी बात करते हैं तो साथियों एक है 2G स्पेक्ट्रम मामला, 2G स्पेक्ट्रम। साथियों राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से 3 बार ही परामर्श मांगा जा चुका है अभी तक केवल 3 बार ही मांगा गया है। कौन कौन सा, एक तो बेरूबारी मामला, दूसरा बाबरी मस्जिद विध्वंस और तीसरा 2G स्पेक्ट्रम। साथियों ये अगर 2G स्पेक्ट्रम मामले की बात करें तो ये मामला कांग्रेस सरकार के लिए ये जिंदगी भर याद रहेगा, ये 2G स्पेक्ट्रम वाला मामला, क्योंकि इस मामले के आधार पर ही राष्ट्रपति जो अपनी कांग्रेस सरकार है उनकी नींदें हराम हो गई थी, जिसका प्रभाव देखने को मिला था। जब मोदी जी के चुनाव थे तब उस समय कांग्रेस सरकार को विपक्ष के लिए जो निर्धारित सीटें हैं ना वो भी नहीं मिली थी। ये 2G स्पेक्ट्रम मामले की बात हो गई। ये तो साथियों अपनी कौन सी परामर्शीय शक्तियों की बात हो गई, राष्ट्रपति की परामर्शीय शक्तियां, जिसके अंतर्गत अपने निम्न बातें कर ली कि साधारण विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी नहीं होगा, संधि एवं समझौते के आधार पर न्यायालय बाध्यकारी होगा परामर्श देने के लिए, और न्यायालय से 3 बार ही परामर्श मांगा जा चुका है। वो निम्न संदर्भ में मांगा जा चुका है, निम्न संदर्भ में मांगा गया है। कौन कौन सा, एक तो बेरूबारी मामला की बात करें, और अगर दूसरी बात करते हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस, और तीसरी बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम मामला। ये हो गई साथियों अपने किसके संदर्भ में चर्चा, परामर्शीय शक्तियों के संदर्भ में चर्चा। और अगर लास्ट बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की, साधारण शक्तियों के बारे में, तो लास्ट आएगी अपनी कौन सी, कूटनीतिक शक्तियां। कौन सी, कूटनीतिक शक्तियां। साथियों कूटनीतिक शक्तियों के संदर्भ में बात करें तो इसके संदर्भ में अपने पहले भी चर्चा की थी क्या, कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राजदूत होते हैं विदेशों में, राजदूत, देखो पहले राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों में राजदूत, विदेशों में राजदूत। दूसरी बात करते हैं वाणिज्य दूत। अगर तीसरी बात करें तो उच्चायुक्तों, उच्चायुक्तों, युक्तों की नियुक्ति की जाती है। एवं देशों के साथ, अन्य देशों के साथ जो भी संधि, देशों के साथ
संधि एवं समझौते संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अगर एक और मामला देखते हैं, क्या कि युद्ध का प्रारंभ एवं अंत राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्देशों पर ही किया जाता है। निर्देशों पर ही साथियों, अगर राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में देखते हैं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इनके बारे में। क्या क्या है, एक तो बात करते हैं कि जो विदेशों के अंतर्गत जो राजदूत होते हैं, वाणिज्य दूत एवं उच्चायुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। दूसरी बात करें तो जो अपने अन्य जो भी कोई पड़ोसी देश, परस्पर पड़ोसी देश होते हैं, उनके साथ में संधि एवं समझौते किए जाते हैं, वो किसके नाम पर किए होंगे? वो अपने राष्ट्रपति जी के नाम पर होंगे। फिर तीसरी बात करें तो अगर भाई किसी देश के साथ में जैसे पाकिस्तान पे दावा बोलना है, तो ऐसे थोड़ी ना वैसे सैनिक वैसे ही घुस जाएंगे मनमर्जी से, तो उसके लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। किससे? राष्ट्रपति जब बोलेगा ना, हाँ भाई उस देश से लड़ाई करनी है, उस पर आक्रमण करना है, तो ही उस देश पर आक्रमण किया जाएगा। अगर युद्ध को शांत करना है, हाँ भाई युद्ध को रोक दिया जाए, तो भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये साथियों अपनी बात हो गई राष्ट्रपति की जो सामान्य शांतिकालीन शक्तियाँ थी, उनके संदर्भ में अपने 6 प्रकार की चर्चा की। कौन कौन सी? एक तो कार्यपालिका, स्टार्ट में की अपने कार्यपालिका, फिर दूसरी की विधायी शक्तियाँ, फिर वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय के बाद में न्यायिक, कूटनीतिक एवं परामर्शीय शक्तियाँ। ये अपने 6 प्रकार की शक्तियों के बारे में चर्चा की। अगर आगे की बात करें साथियों, तो आगे की बात होगी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। वो आपातकालीन शक्तियाँ 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत शामिल है। कौन कौन से? एक 352, एक 356 और एक 307, जिसमें 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल होता है और 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन। कौन से अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। तीसरी बात करते हैं अनुच्छेद 360। 360 में अगर देश में कंगाली पड़ जाए, यानी कहने का मतलब वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, तो उस समय 360 का प्रयोग किया जाता है। वो अपन चर्चा करेंगे आगे वाली क्लास के अंतर्गत। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।